हम आगे चलते हैं यहाँ से। देखें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हम कल भी कर चुके थे, तो अब हम बात करेंगे कि बोहर का अगर मॉडल गलत है, अगर बोहर का मॉडल ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, अगर बोहर का मॉडल जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता, तो हमें उस मॉडल को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मॉडल को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक नया मॉडल आ जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द लास्ट मॉडल, ठीक है, दिस इज द लास्ट मॉडल। और इसी के बेस्ड पर आज जो भी हम साइंस में समझते हैं वो आज की हमारी सारी नॉलेज जो है वो इसी के बेस्ड है। देखें, इसके अंदर जो था वो था कि हमें एटम के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को लेके आना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिकल मतलब देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, अब आप सोच रहे होंगे क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में वही ब्रांच है जो किस में डील करती है? डील करती है ड्यूअल नेचर के अंदर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर वो डील करती है। मतलब वो मान के चलती है कि इसमें दो नेचर हैं, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। मतलब कौन से? पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा उसका वेव नेचर। ये होता है ड्यूअल नेचर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें ड्यूअल नेचर को स्टडी करने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब कौन है? इसका जवाब है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फिर से समझेंगे तो वो कहता है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी चीज है और उसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, उसको आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन को अगर देख नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात आ जाएगी? फीलिंग्स की बात आ जाएगी कि जो चीज आपको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल हवा है, जिस रूम में आप बैठे हैं शायद उसके अंदर कोई फैन चल रहा होगा और फैन आपको हवा दे रहा है। क्या आप हवा को देख पा रहे हो? आंसर इज नो, लेकिन आप हवा को फील जरूर कर सकते हैं। तो यही बात किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जब हम किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन करें? वेव की फॉर्म में एक्सप्लेन करें। क्योंकि कल भी हमने ये बात कही थी कि अब से इलेक्ट्रॉन हमारे लिए ऐसे चक्कर नहीं लगाएगा, वो हमारे लिए किसकी फॉर्म में चक्कर लगाएगा? वेव की फॉर्म में चक्कर लगाएगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ऐसे कुछ चक्कर मारेगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये जब मैं वेव करैक्टर लेके चलता हूं तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था और उस साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंगर। स्क्रोडिंगर वेव की बात उसने की थी तो हम उसको वेव ही कहते हैं। और फाइनली उसने इक्वेशन दी थी। तो हमारे पास एक चीज आ गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डील्ड विद दिस वेव नेचर के इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। वो ऐसे सर्कल में चक्कर लगा रहा था। इसी के बेस्ड तो रदरफोर्ड था, इसी के बेस्ड बोहर था, लेकिन बोहर तो गलत था। बोहर इस बात को बता ही नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव भी है। तो अगर मैं वेव करैक्टर को लेके आऊं तो स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन निकल के आती है। और वो वेव इक्वेशन क्या कहती है? वो इक्वेशन कहती है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाता है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये एक बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन है। इसमें मैं आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूं, नो नीड टू रिमेंबर
ठीक है, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, नहीं, कोई जरूरी नहीं। हमें सिर्फ इस पूरी इक्वेशन से एक चीज चाहिए, वो क्या, साई। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो क्या, साई का स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें मुझे चाहिए, एक साई और एक साई स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है। देखें, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन is moving in the form of wave, in form of wave। जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन its motion, we have a function psi। ठीक है, मतलब ये क्या है, साई क्या हुआ, साई इज एक्चुअली द वेव फंक्शन। फिर से मैं बता देता हूं, जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो बहुत सारे दिन क्या करते हैं, ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसी ऐसी टर्म्स पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ क्या है, एफ इज द फंक्शन किसका, एक्स का और वाई का। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बीच में चीजें कैसे चेंज कर रही है वो कौन बताता है, फंक्शन बताता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में घूम रहा है, वेव की फॉर्म में घूम रहा है। तो इस वेव को कि भाई वो एक्स एक्सिस पे गई, वो वाई एक्सिस पे गई, या फिर वो जेड एक्सिस पे गई, या फिर बिटवीन द एक्सिस मूव कर रही है, तो उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, साई। एंड साई इज अगेन द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट है कहाँ कहाँ है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर या इनके बिटवीन। एम आई क्लियर टिल हेयर? किसी को कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी आएगा। नहीं, चलिए देखें फिर। एक और पॉइंट है हमारे पास, साई स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेस्ड मेरी जो है केमिस्ट्री का मॉडल ऑफ एटम चलता है। साई स्क्वायर क्या कहता है, साई स्क्वायर इज एक्चुअली द probability of finding the electron in any space around the nucleus। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर। वाई आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है कि ये एक व्यक्ति है जो अपने खेत में जा रहा है, वेयर इट इज मूविंग इन इट्स फील्ड। ठीक है, तो जब ये रास्ते में जा रहा है तो इसने एक दिन जो है एक स्नेक देखा रास्ते में। ठीक है, मान लेते हैं वो जो स्नेक दिखाई दिया वो कहाँ दिखाई दिया, एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। उसके बाद अगले दिन जब आदमी गया तो वो उसको एक बार फिर से स्नेक दिखाई दिया एट पॉइंट बी। फिर तीसरे दिन फिर वो आदमी गया, उसको फिर से स्नेक दिखाई दिया, और वो स्नेक कहाँ दिखाई दिया, वो स्नेक दिखाई दिया एट पॉइंट सी, एट दिस पॉइंट। कोई बात नहीं, फिर वो अगले दिन फिर गया तो उसको स्नेक दिखाई दिया एट पॉइंट डी। अगले दिन फिर गया तो उसको दिखाई दिया एट पॉइंट ई। तो इस आदमी की जगह अगर आप खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग एट द पोजिशन ऑफ दिस मैन, तो ये आदमी 6th डे जब जाएगा तो उसको एक आइडिया है कि भाई पहले मैंने सांप यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा। इसका मतलब है जो सांप है ना वो तकरीबन तकरीबन इतने एरिया में है,
उसको नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, वो दिखाई दिया फिर छुप गया, फिर दिखाई दिया फिर छुप गया, एग्जैक्टली उसको नहीं पता, लेकिन वो एक आइडिया लगा रहा है कि पहले यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया में सांप के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप उस आदमी की जगह खड़े हो और मैं आपको कहूं कि स्नेक के यहां पर मिलने के चांसेस कितने होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कहोगे सर 0। क्यों? क्योंकि ये जहां पर सांप बार बार दिखाई दे रहा है उससे तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो साइज स्क्वायर क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी यहां पर दिखाई देता है क्योंकि वो बेचारा सीधा तो चल नहीं रहा, पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां दिखाई देगा आपको, अगली बार इलेक्ट्रॉन आपने यहां फील किया, उससे अगली बार इलेक्ट्रॉन आपने यहां फील किया, फिर इलेक्ट्रॉन आपने यहां फील किया, और जब आप उसको जोड़ते गए तो आपको पता चला वो किसकी फॉर्म में भाग रहा है, वेव की फॉर्म में भाग रहा है। ठीक है, तो ये जो साइज स्क्वायर है एक्चुअल में यही हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं। यहीं से दो टर्म्स हमारे पास निकल के आई, एक ऑर्बिट और दूसरा क्या आया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, दिस इज द एरिया अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड nucleus where probability of finding the electron is maximum। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता, तो मैं उसको क्या कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि कहीं कहीं फील किया, उसके बाद फिर कहीं फील किया, उसके बाद फिर कहीं फील किया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है, तो देखो ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, जबकि ऑर्बिट तो आपको पता है नेल बोहर ने भी कहा था डिस्क्रिएट एनर्जी ऑर्बिट्स, कि वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा था, और कैसे मार रहा था नेल बोहर के अकॉर्डिंग, इस हिसाब से मार रहा था। ये जो चक्कर है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि ऑर्बिट क्या हुआ, दिस इज द पाथ in which electron revolve around nucleus। नमन, am I clear? Yes sir। ठीक है, तो मतलब जो रास्ता है जिससे वो चक्कर लगा रहा है, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। और वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। देखो जब जहां पर आपकी बुक्स आएगी ना, और बुक्स में आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दिखाई देगा कि जहां पर ना ऐसे ऐसे बहुत सारी ब्लैक ब्लैक डॉट लगी हुई है, आप जब देखोगे ना उस डॉट्स को, जब आप दूर होते जाओगे तो वो डॉट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। वो एक्चुअल में डॉट्स है क्या, मैं आपको बता दूं, ये डॉट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग पॉइंट पर मैंने अलग अलग देखा कि कभी वो मुझे यहाँ दिखाई दिया, फिर कभी यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, किसी पॉइंट यहाँ दिखाई दिया। तो इस हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया कि ये एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया का नाम, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको बार बार दिखाई देता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, दो वर्ड, एक ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल। ठीक है, एक और बहुत बड़ा फर्क है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज एक्चुअली 3D, 3 डायमेंशन में है, जबकि ऑर्बिट क्या है, 2D, रास्ता है वो। ठीक है ना, एक जो रास्ते की लंबाई होती है, रास्ते की चौड़ाई होती है, क्या रास्ते की हाइट भी हो सकती है, आंसर इज नो। देखो ना, गली होती है, गली लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन क्या गली की हाइट भी होती है, नहीं होती। जब हम सड़क पे चलते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। तो रास्ता क्या होता है, रास्ता 2 डायमेंशनल होता है, जबकि ऑर्बिट कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में आपको जो है एक और
आपने पढ़ा था कि ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? ऑर्बिट की शेप होती है डिस्क लाइक। डिस्क समझते हैं? मतलब ये न्यूक्लियस और वो कुछ ऐसी सी, कुछ ऐसी सी, कुछ ऐसी सी। ठीक है, अगर आपने शक्तिमान देखा है तो शक्तिमान में ऐसे ही कुछ होता है। आई शो यू अ लिटिल बिट लाइक दिस। ये न्यूक्लियस है कि ये डिस्क है, ये क्या है, ये डिस्क है, ये भी क्या है, डिस्क है। ठीक है, तो ऐसे वो गोल गोल रस्तों में जो है चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। ये क्या होता है? ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल की जो शेप है ना, ऑर्बिटल की शेप वो मैच करती है एस, पी, डी एंड एफ। एस की शेप अलग होती है, पी की शेप अलग होती है, डी की शेप उससे अलग होती है, और एफ की शेप और ज्यादा अलग होती है। ये शेप कैसे निकली ये हम कल बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात बता देता हूँ। नेल बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। 2n² का मतलब क्या था कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आई होप यू रिमेम्बर, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2n²। एन की जगह 1 पुट करो तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 में, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल करते थे हमेशा से। एन की जगह 2 पुट करो, 2 × 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा? 8। कितने, कौन से ऑर्बिट में? एल के अंदर। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में? कक्षा 9 में। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हम बात करेंगे। कब? कल। एनीबडी हु हैज एनी डाउट राइट नाउ? वंशु जैन, एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। खुशी, कोई डाउट? नो सर। नमन? नो सर। नेहा वर्मा? नो सर। सर वो जो आप बोल रहे थे ना कल रिकॉर्ड वीडियो भेजोगे, तो वो आपने भेजी नहीं। हाँ बेटे, वो अभी अपलोड नहीं हुआ, मैं आज कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई टुडे। ओके ओके सर। ओके देन, गुड बाय। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस।